Hello everyone, good evening, welcome to Unacademy and welcome to Olympiad Corner. I'm your educator Priyanka and let's begin with the chemistry portion of NSCJS. I hope you all are good enough, and please give me a thumbs up if I am audible and visible. Thank you Divyan. Hello Rohit. Hello Shiv, good afternoon. अरे भाई दिव्या ने धड़ आंसर दे दिए, चलो बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, नहीं कर पाए तो चलिए हम देखते हैं। वेरी गुड क्रिश, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, ऑलराइट। ऑडिबल तो है ना भाई, विजिबल तो बता दिए, ऑडिबल है, थैंक यू। चलिए, सो हियर, हाँ जी, लेड सल्फेट। तो हमने यहाँ पे कुछ रूल्स करे थे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए। देखिए, हमेशा वो रूल्स एप्लीकेबल होंगे ऐसा नहीं होता है, उन रूल्स की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। उन रूल्स के लिए जहाँ पे वो रूल्स फॉलो ना हो पाए वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बेटर होता है कि हम स्ट्रक्चर से करें। सो हियर हम यहाँ पे फिलहाल आपके काम के लिए रूल्स से काम चल जाएगा, ठीक है। जहाँ नहीं चलेगा वो मैं अभी आपको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे हम मान लेते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x है और लेड का ऑक्सीडेशन नंबर मोनोएटॉमिक आयन। रूल्स अप्लाई करते चलेंगे, है ना। हर बार जब भी आपको किसी को भी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है, नहीं आ रहा है या दिक्कत है तो रूल्स अप्लाई करिए। रूल्स हमने बात करी मोनोएटॉमिक एलिमेंट, कोई भी मेटल है, हम मोनोएटॉमिक एलिमेंट की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसकी वैलेंसी के बराबर है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्साइड के केस में हमेशा -2 रहेगा। सो +2 plus x minus 4 2 = 8 should be equal to 0. Sum of all oxidation numbers of all elements in a sum of oxidation number of all elements in a compound is equal to 0. So यहाँ पे ये सब के 0 के बराबर होगा। x will be equal to, अब बताइए क्या आएगा, +6. So यहाँ पे it is +6. Similarly यहाँ सल्फाइड है, I mean -2 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। हाइड्रोजन किससे कंबाइंड है, हाइड्रोजन यहाँ पे किससे कंबाइंड है, हाइड्रोजन +1 नॉन मेटल से कंबाइंड है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको हम x मान लेते हैं। तो 2 1s are 2, राइट, 1 into 2 प्लस या -x is equal to 0. सो x is equal to -2. हियर देखें अगर हम यहाँ पर तो ऑक्सीजन ऑलवेज -2, इस सल्फर को x मान लेते हैं। सो हियर x is equal to +6 आ जाएगा। इधर देखें सल्फर को, ये सल्फर अगेन x, ऑक्सीजन -2, सो यहाँ पे x is equal to +4 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है सल्फर के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स निकल रहे हैं अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर, उसकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ सल्फर सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो x सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आया है। सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन +6 आया है और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आया है। फिर यहाँ पे आई होप आपने ये भी कर लिया होगा, क्रोमियम ऑक्सीजन -2, राइट, पोटेशियम मोनोएटॉमिक एलिमेंट +1। सो हम देखते हैं +1 × 2 प्लस, अब इसको क्रोमियम को हम x मान लेते हैं तो 2x - 14 is equal to 0. सो ये हो गया अपना 14 - 2 would give you 12. So 2x is equal to 12 and x is equal to +6. सो पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम की का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ठीक है। अगले में चलते हैं KMnO4 में। यहाँ पे x मान लेते हैं अगेन -2, ऑक्सीजन का ऑक्साइड के फॉर्म में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। पोटेशियम अगेन मोनोएटॉमिक एलिमेंट 1। मैं आपको बार बार रूल्स रिवाइज कराती जा रही हूँ। देखिए रूल्स आपकी जबान पे होने चाहिए हमेशा, राइट, रूल्स बार बार। अच्छा, यहाँ पे क्रोमियम और सल्फर पे ही निकालना था। बेटा लास्ट क्लास में कुछ पीबी का कैसे निकाला, मोनोएटॉमिक एलिमेंट है लेड, जैसे आयरन का निकालोगे, जैसे पोटेशियम का निकाल रहे हो, वैसे ही मोनोएटॉमिक एलिमेंट है लेड, ठीक है। तो दिव्यांग, तो वहां पे हमने पीबी का सीधे कितना +2 आया उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। लुक एट द वैलेंसी ओवर हियर, +2 - 2, वैलेंसी क्रिस क्रॉस कैंसिल हो गई,
ठीक है, सल्फेट की वैलेंसी एंड लेड की वैलेंसी, तो आपको पता चल गया। आई होप क्लियर हुआ होगा लेड का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंगनीज। मैंगनीज यहाँ पे 4 2 8 +1 प्लस x मान लेते हैं मैंगनीज का, -8 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू +7। तो यहाँ पे मैंगनीज +7 है। वहीं आप इस कंपाउंड के अंदर देखेंगे मैंगनीज निकल के आएगा, इसको अगर हम x सपोज कर लें, ये -2, सो x या मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +4 निकल के आ रहा है। देन क्रोमियम Cr2O3 यहाँ पर देखते हैं -2, ये x, सो 2x। अब यहाँ पे 2x हम ऐसे डायरेक्टली -6 हो गया इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे क्रोमियम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकली हैं, +6 और ये +3। मैंगनीज की +7 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ निकाली है। अब देखिए आप अगले वाले में सल्फर, सल्फेट के फॉर्म में है। अगेन यहाँ x और आपका ये निकल के आना चाहिए x इज इक्वल टू +6। ठीक है, +6 सल्फेट के फॉर्म में कभी भी होगा +6 आएगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं +6, सिमिलरली यहाँ पर भी +6 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इंसाइट दे दूं, कई बार हमने क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड के अंदर तो हमने हर एक का निकाला है। अब हमको अगर कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए तो हमें सल्फेट आयन दिया हुआ है मान लीजिए, तो हम उस सल्फेट की हमें जरूरत नहीं है, वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कहीं चेंज नहीं आ रहा है, हमको डायरेक्टली सल्फेट से काम चल सकता है, तो हम -2 से भी इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए इस पूरे पे चार्ज कितना है, -2। ठीक है, तो ये अभी आपको जैसे हम कोई क्वेश्चन करेंगे तब ये बात आपको इलेबोरेट करूंगी, ऐसे बताने में वर्बली समझ नहीं आएगी बीच में। ठीक है, अभी हम जब कुछ क्वेश्चन करेंगे तब वहां पे हम देख लेंगे इसको। तो सल्फेट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। सल्फेट के अंदर सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। अब निकालते हैं यहाँ क्रोमियम का। यहाँ पे क्रोमियम x 4 2 8, x -8 इज इक्वल टू -2। चार्ज्ड आयन है, आयन में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है, उस पे चार्ज कितना है उसके बराबर होता है। तो हमने सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, ऑक्सीजन का यहाँ -2 था, ठीक है, तो यहाँ पे x -8 इज इक्वल टू -2, सो x कितना आएगा यहाँ पे +6। तो CrO4 के अंदर हमको क्या मिल रहा है, +6। ठीक है, अब बताओ इसमें कहीं कोई तकलीफ? कौन से स्टेट से हो? अरे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस नहीं कराया श्रेयांश? कहाँ पे नहीं कराया? यहाँ पे थोड़ी अभी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कराऊंगी। हेलो वैभव, यहाँ पे मतलब NaCl के लिए अभी देखो बेटा, इसी चैप्टर के अंदर अभी थोड़ा आगे चलेंगे तो 4 बेसिक टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हम कराएंगे, तो ठीक है, तो वहां पे कवर हो जाएगा वो। और वैसे बैलेंसिंग हम कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस का ही पार्ट है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, उनकी सारी डिटेल्स वो हमने शुरुआत में स्टोइकियोमेट्री की बिल्कुल शुरुआत में कर ली थी। ठीक है, वेरी गुड क्रिश, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट सही हुए? बताओ जल्दी। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हमको इसी टॉपिक में बढ़ना है, तो लेट्स अंडरस्टैंड हियर। सारे करेक्ट हैं? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स की, कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते निकालते हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। चलिए इसके अंदर क्यों अंडरलाइन करा, इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर आप निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट
नाइट्रोजन का, वेरी गुड दिव्यायन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। लेट मी सी आप कैसे इसको टैकल करते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। जल्दी से। मेरे हिसाब से आपको इसके स्ट्रक्चर के साथ अप्रोच करना चाहिए था, ठीक है। और एक बात, हम जब ऑक्सीडेशन नंबर्स कर रहे थे तब हमने ना तो कार्बन के लिए कोई रूल असाइन किया था और ना ही नाइट्रोजन के लिए। तो ऐसे कंपाउंड्स में हम क्या करें, कोवेलेंट कंपाउंड्स में, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स में हमें क्या करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तो हमने स्ट्रक्चर वाली अप्रोच अपनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से नाइट्रोजन के अगर ये 3 बॉन्ड टूटते हैं तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, -3 का आ जाएगा, ठीक है। यस, नाइट्रोजन पे कितना, नाइट्रोजन का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, अगर हम बॉन्ड्स वाली अप्रोच से चलें और नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो -3 आ जाएगा, राइट। और कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो +4 आ जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन विल बी 1, ठीक है, राइट। सॉरी, +4 नहीं, थोड़ा सा गलती कर दी बोलने में, राइट। इस पे आएगा, अब देखो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने जब 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए तो -3, और इससे इलेक्ट्रॉन, अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पर अगर हम एक बार बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, बताइए इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो आपको पता होगा। इनमें से यस दिव्यायन ऑब्वियसली +2 आएगा, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। नो, यू डोंट हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर्स। जब हम केमिकल बॉन्डिंग सीखेंगे उसके अंदर हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप स्ट्रक्चर्स देखिए। और वैसे आपको ये पता है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 में से 3 इसके साथ बन गए नाइट्रोजन के साथ, एक बन गया किसके साथ, एक बन गया किसके साथ, एक बन गया हाइड्रोजन के साथ। तो अब यहां से हाँ करेक्ट, फोन, फोन हम बोलते हैं ना, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। हाँ जी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, कार्बन ने जब 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए तो कार्बन पे कितने का चार्ज आया, +3 का। और इधर से जब ये बॉन्ड टूटेगा, मान लीजिए ये बॉन्ड जब टूटता है, यहाँ पे अंडू का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे चार्ज आएगा +3 का, और जब हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तब तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। तो इस पे चार्ज आएगा -1 का। सो ओवरऑल कार्बन पे चार्ज कितना आ गया, +2 का, ठीक है। बात समझ आई। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की बात करें, हमने हर एक की बात कर ली, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड है, तो उसका इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, वो उसको लूज करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन। सो इसके ऊपर हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा यहाँ पे +1 का। नाउ अंडरस्टैंड, ये तो हमने स्ट्रक्चर किससे कर लिया, बॉन्डिंग से कर लिया, ठीक है। अब इसको एक बार हम और दूसरे तरीके से भी चेक कर लें, ठीक है।
आप दिव्यायन अभी अभी के लिए आप उसको इसको थोड़ी देर स्किप कर सकते हैं। मतलब इसको एक ही टर्म एक ही जैसा यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही तरह से यूज किया जाता है। अभी आप इस चीज को स्किप कर दीजिए, इससे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको स्किप कर सकते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखें यहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आपने देखा था, जैसे मैं अगर यहाँ पे AlCl3 की सॉरी चलिए हम यहाँ पे NaCl की बात करते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे NaCl की बात करूं, तो सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन उठ के क्लोरीन के पास जा रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन उठ के क्लोरीन के पास जा रहा है, इसलिए सोडियम पे चार्ज आ रहा है +1 का और क्लोरीन पे चार्ज आ रहा है -1 का, जो कि उसे क्लोराइड आयन बना रहा है। और इसीलिए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ रहा है और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ रहा है, राइट। ये बात हम जानते हैं। लेकिन हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में कैसे, कौन सी अप्रोच अप्लाई करें, ये हमको देखना है, तब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। सो जब भी आप यहाँ पे किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना देखना चाहते हैं, जैसे कि HCN के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम पहले हम ये ही मानते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। सो यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स इनके बीच में टूटेंगे, तो हर एक बॉन्ड, each bond is going to contribute for 1 oxidation number, and more electronegative atom is going to accept the electron from the bond, ठीक है। सो जब एक बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन पे -1 का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा एक बॉन्ड टूटने पर, और कार्बन पे +1 का आ जाएगा। इसी तरह जब दूसरा बॉन्ड टूटेगा, अनदर -1, अनदर +1, एंड हियर तीसरा बॉन्ड टूटेगा, अनदर -1 एंड अनदर +1। सो इस तरह से इस पे -3 का चार्ज, या सॉरी -3 का ऑक्सीडेशन नंबर आया था, ठीक है। बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे एक और, तो मैं इस रूल को पहले लिख दूं आपके लिए, है ना। यहाँ पे हम ये रूल के फॉर्म में ही लिखते हैं, इसको हम रूल के फॉर्म में लिखते हैं। each covalently bonded atom contributes 1 unit for oxidation number, ठीक है। मतलब एक बॉन्ड बन रहा है, तो एक बॉन्ड एक ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ सेकंड पॉइंट इसके अंदर, मोर electronegative atom in the compound acquires negative oxidation number
and less electronegative, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव को आई एम राइटिंग En atom acquires a positive oxidation number. आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा। अगर हम बॉन्ड तोड़वाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ बढ़ जाएगी? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ऑब्वियसली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर भी हम वही बात कह रहे हैं कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात नहीं करेंगे हम यहाँ, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ये तो हो गए जब दो एटम्स जो हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। अब एक और टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। एक और टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझा देती हूँ क्या होता है, या पहले मैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर के रूल लिखा देती हूँ फिर समझाती हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। इन केस ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कुछ जानकारी है? आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कुछ जानकारी है? थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको पहले समझा दूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे हम अमोनिया जानते हैं, अमोनिया, ठीक है, हम क्या जानते हैं? अमोनिया जानते हैं। अमोनिया क्या होता है? एक नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके नाइट्रोजन भी स्टेबल होता है और हाइड्रोजन भी स्टेबल होता है। सो इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से, 3 बॉन्ड्स बन गए इसके हाइड्रोजन से। सो अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, नाइट्रोजन की ऑक्टेट हो गई है पूरी, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। अब जब इसने नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से शेयरिंग करके अमोनिया बनाया, तब इन दैट केस नाइट्रोजन के जो ऑक्टेट है वो पूरी हो चुकी है, यानी कि हर एलिमेंट नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहता है, वहां जाके वो स्टेबल हो चुका है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, अब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से शेयर करके क्या कर लिए हैं? अपनी ऑक्टेट पूरी कर ली है। ऑक्टेट पूरी करने के बाद अब भी उसके पास कुछ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, यानी कि इन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं लोन पेयर, ठीक। अब ये लोन पेयर जो है ये किसी एक ऐसे आवारा बादल को मिल जाता है जिसको इनकी जरूरत है, यानी कि H+ आयन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जब इस अमोनिया मॉलिक्यूल के पास आई, लोन पेयर देख के लालच आया, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली, H+ आयन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज को। इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर क्या है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि व्हाट इज दिस? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये लोन पेयर देख के ये H+ आयन खींचा चला आता है, और फिर इन दैट केस क्या होता है? ये नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करता है,
ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, H+ आयन के पास सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी नाइट्रोजन के पास है, फिर उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस पूरी कहानी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और अब जो H+ आयन अकेला वो चार्ज का बोझ लेके घूम रहा था, वो बोझ पूरा अमोनिया का मॉलिक्यूल शेयर करता है और क्या बनाता है, NH3 अमोनिया था, इसने H+ आयन को इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और ये पूरा चार्ज जो है अब इस पूरे मॉलिक्यूल पे आ गया और आप इसको जानते हैं अमोनियम आयन के नाम से, अमोनियम आयन के नाम से, ठीक है। आप इसको जानते हैं अमोनियम आयन के नाम से। अब आप यहां ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो नाइट्रोजन है, इसने हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन से तो क्या बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है हर एक कंबाइनिंग एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि इन तीनों कोवेलेंट बॉन्ड में एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। तो नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है, ठीक है, राइट। बात समझ में आई। सो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इस बॉन्डिंग में, वो किसको गए हैं, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। अब आप सुनिएगा, तो यहां पे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर जो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डोनेटिंग एटम है, जो डोनेटिंग एटम है उससे एरो डायरेक्ट होता है और किसको जाता है, जो रिसीविंग एटम है उसको जाता है। तो मैंने एरो कहां से बनाया है, मैंने नाइट्रोजन की तरफ से एरो बनाया है, किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। ये एरो ये दिखाता है कि नाइट्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन का पेयर है, नाइट्रोजन का ही लोन पेयर है, जो कि जाके हाइड्रोजन को H+ आयन को अपने साथ जोड़ रहा है, ठीक है, राइट। बात समझ में आई, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फाई नहीं होता है, पाई बॉन्ड होता है। बेटा मैंने पिछली क्लासेस में मंजू कुशवाहा, मैंने पिछली क्लासेस में बहुत बार रेफरेंस बुक्स बता दी हैं, आप प्लीज पिछले लेक्चर्स को देखिए और वहां से आपको बहुत सारी रेफरेंस बुक्स बताई हैं मैंने, ठीक है, राइट। आ गई बात समझ में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोनियम आयन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, बिल्कुल सही। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसमें रूल क्या लगता है, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते वक्त रूल क्या लगता है, कहाँ लिखूं, अब तो पेज पलटना पड़ेगा। तो इसके लिए रूल क्या लगता है, लेट्स सी। आपको ये तो समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और अगर यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव gets a +2 oxidation number and more electro, ये केस ए है,
more electronegative atom gets a plus -2 oxidation number in the compound. ठीक है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस, सॉरी हमने कहा, क्या कहा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हम यहाँ कह रहे हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्टेड है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पे प्लस चार्ज आएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज आएगा। लेकिन क्योंकि एक ही एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं तो इसलिए सिर्फ प्लस नहीं आएगा, +2 आएगा और -2 आएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम इन दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यस। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा मैंने पिछले लेक्चर में हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बात करी थी, और ये टॉपिक ये क्लास उसी का एक्सटेंशन है, जहां पे पहले हमने कुछ सिंपल बात करी थी, अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स बातों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने एक बात करी, एक और बात करनी है यहाँ पे। अगर ऐसा कभी हो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्टेड है, उस केस में क्या करना है, जैसे अभी हमने बात करी थी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्टेड था, उस केस में हमें क्या करना है। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस आता है, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड is directed from more electronegative atom to a less electronegative atom, then neglect the contribution of coordinate bond for both the combining atoms forming a coordinate bond। ठीक है, यहाँ पे क्या कह दिया, कह रहे हैं कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो जो दोनों एटम्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, आप उन दोनों एटम्स का ही ऑक्सीडेशन नंबर गिनेंगे ही नहीं उस कंपाउंड के लिए। ठीक है, दोनों का ही जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज अप हुए हैं, उनको आप नहीं गिनते हैं, उनको आप सीधे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या हो गया बेटा, बूमबैस्टर पीसी, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स विद NaCJS। बोर्ड्स दे रहे हैं आप, तो फिर आप NaCJS के लिए एलिजिबल हैं। हाय हनी, आई एम अ न्यू स्टूडेंट। कोई बात नहीं बच्चे, अपन तो पुराने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए। आप एलिजिबल हैं बेटा, बूमबैस्टर पीसी, क्या आप एलिजिबल हैं? यस।
सो बोर्ड्स के लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले अपने बोर्ड्स का सिलेबस खत्म करिए और आपके क्लास 9 से रिलेटेड जो जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट कराया है, वेरी गुड इफ आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ जो जो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं उसको डेप्थ में पढ़ते जाइए। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रखा है तो उसकी डेप्थ आप फटाफट फटाफट कवर करते जाइए। कोशिश ये करिए कि आप अपना, आपको देखिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि बोर्ड पैटर्न एंड एज वेल एज एनएससीजेएस से आप नवंबर में फ्री हो जाएंगे और बोर्ड्स उसके लिए आपको सिलेबस अपना बोर्ड्स का जो सिलेबस है वो भी आपको तब तक ही खत्म करना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ी तकलीफ आएगी एसएसटी के साथ। क्यों? क्योंकि एनएससीजेएस में हम आपको साइंस तो पूरी पढ़ा देंगे, साइंस में तो आप कहीं नहीं अटकेंगे, ठीक है, लेकिन आप एसएसटी भी काफ़ी सारा सिलेबस है, तो आप अपना एक टाइम चैनलाइज करिए जिसमें आप एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश इनको केटर करेंगे, ठीक है। और एसएसटी अगेन वुड बी डिमांडिंग अ लिटिल मोर टाइम बिकॉज द सिलेबस इज लेंथी, राइट। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करा देंगे। आंसर राइटिंग स्किल्स अगेन आपको स्कूल में इंप्रूव करनी पड़ेंगी, दैट हैज टू बी प्रॉपर, right? Because board asks for answers which are proper, so you'll have to train yourself. I hope you have been writing answers in the classroom, right, all through, so आप वो मैनेज कर लेंगे। आंसर राइटिंग्स में मुझे लगता नहीं है शायद आपको कुछ दिक्कत हो खास, राइट। बाकी आपको थोड़ा सा ये पर्सनलाइज्ड हो जाता है कैसे मैनेज करें बोर्ड्स, बिकॉज एनएससीजेएस वाले बच्चे जनरली बोर्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, मतलब सॉरी, बोर्ड्स देने वाले बच्चे जनरली एनएससीजेएस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो एक बार आप वो एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दे सकते हैं तो थोड़ा मेहनत करिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि दो चीज़ें एक साथ हैं, और मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कार्य कठिन है अतः करने योग्य है, तो थोड़ी सी मेहनत करिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ दिव्यायन क्या कह रहे थे, मतलब एक बॉन्ड से दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल दिव्यायन, एक बॉन्ड से ही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब एक बॉन्ड से नहीं, एक एटम से, एक एटम ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करके बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, यही मतलब है, ठीक है, बिल्कुल राइट। तो आपको अब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करें, चलिए, तो आप यहाँ पे अब ये दूसरा कंपाउंड मैंने आपको दिया है, पहले मैंने आपको कंपाउंड दिया था HCN, इसके अंदर हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था। अब ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको निकालने को दिया है इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, NC जहां पे अटैच हो जाता है उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इससे पहले हमने देखा था इसको बोलते हैं साइनाइड, CN-1 आयन है, ठीक है। अब ये कौन सा आयन है, NC-1, ठीक है। इसके अंदर अब आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जरा कैलकुलेट करिए, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए, जल्दी करिए।
-4 नो 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 नो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एक बार। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड से बात करें नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखे हैं 2। ठीक है, ये दिख रहे हैं नीचे वाले 2, ये 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, सो कोवलेंट बॉन्ड्स के हिसाब से -2 नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और इसके अलावा अब आप एक और चीज देखिए, कार्बन से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जा रहा है किसकी तरफ, कार्बन से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जा रहा है किसकी तरफ, कार्बन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जा रहा है एक नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है एक बॉन्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके अंदर आप अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या हो गया ये, हाँ तो यहाँ पे सॉरी सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये बॉन्ड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो आएगा, आएगा क्या बताओ, न्यू बैच दैट स्टार्टेड सम डेज अगो। न्यू बैच कौन सा बेटा, यही बैच चल रहा है NSCJS, यही बैच चल रहा है। यही बैच चल रहा है, हाँ सेंटर पे, यस 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 यस, सेंटर पे जो चल रहा है वो यही है। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 1 मिनट, यहाँ पे हम NC की बात कर रहे हैं ना, रुक जाओ। ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे बनेगा, आई एम सॉरी स्ट्रक्चर उल्टा बना दिया था मैंने, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट, चलिए तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर से, हाँ ठीक है वेदांत, आप यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ते हैं कि ऑनलाइन सेंटर पे पढ़ते हैं, मैंने इस नाम से तो, ओके चलिए। सो हाइड्रोजन से जब इसका नाइट्रोजन पे हमको चार्ज कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो जब 2 बॉन्ड ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में टूटेंगे, तब नाइट्रोजन पे इसकी वजह से क्या चार्ज आएगा, -2 का चार्ज आएगा, और जब ये एक बॉन्ड इधर से टूटेगा हाइड्रोजन से, तब आएगा -1 का चार्ज। तो टोटल इस पे आएगा -3 का चार्ज। और क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये डायरेक्टेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डायरेक्टेड है ये बॉन्ड, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, सो इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 हो जाएगा फॉर बोथ द एटम्स। ठीक है, सो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप क्लास लाइन, क्या नाम है आपका, आप ऑफलाइन में हैं, क्लास 8th में, क्या नाम है बेटा, ओके चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, रुक जाओ। दिव्यायन इधर देखो, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, आइसोसाइनाइड आयन कहते हैं इसको। ठीक है, आइसोसाइनाइड आयन कहते हैं इसको NC, जब यहाँ पे नाइट्रोजन
कार्बन से इस तरह से कनेक्टेड है और इसकी एक वैलेंसी इधर खाली है जो कि जाके जुड़ेगी हाइड्रोजन से। सो इसका स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है किससे, कार्बन से, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जा रहा है नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो नाइट्रोजन पे हमको निकालना था ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बताओ नाइट्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। एक बॉन्ड ये टूटेगा, आया -1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स माइनस एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स अ प्लस चार्ज, हर एक कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे आ गया +1 और नाइट्रोजन पे आ गया -1, करेक्ट। अब जब ये दो कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में दो कोवलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो दो कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तब नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा -2 का, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स द चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो दो बॉन्ड टूटे तो -2 का चार्ज। ठीक है, राइट, यहां तक वहां कहानी समझ आ रही होगी। अब देखो, अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर से किधर डायरेक्टेड है, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हमने रूल लिख रखे हैं। पहला रूल कह रहा है कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तब क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2 का चार्ज आएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2 का चार्ज आएगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन उठ के उधर चला गया है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहां से डायरेक्टेड है, इफ इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, then neglect the contribution of coordinate bonds for both the combining atoms forming a coordinate bond in that molecule. So नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, नाइट्रोजन है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमको कहां से कहां बनता दिख रहा है, नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ बनता दिख रहा है। तो नाइट्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों के लिए ही हमको इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 करना पड़ेगा। इसका कंट्रीब्यूशन 0 आ जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -3 आएगा थ्रू द स्ट्रक्चर। बेटा वो बॉन्डिंग में आता है। देखिए आपको कहीं कहीं पर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बन रहा है, इसीलिए मैं ये कुछ स्ट्रक्चर्स अलग से डिस्कस कर रही हूँ जहाँ पे अलग केस हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे मैं ये स्ट्रक्चर अलग से डिस्कस कर रही हूँ। एक बार आपको बेसिक रूल समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक रूल समझ में आ जाना चाहिए, बाय रूल्स हमें कैसे चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे चलो अब इसके लिए बनाओ HNO3 के लिए, HNO3 के लिए HNO3 का पहले स्ट्रक्चर बनाओ। अब इसमें नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 3 4 5। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक सेकेंड, ठीक है, ये बन गया HNO3 का स्ट्रक्चर, ये बन गया HNO3 का स्ट्रक्चर। चलो अब सब हर एक एटम पे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो। बताओ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ रहा है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पे कितना, 1 2 3। ठीक है, +3 का, ठीक, +3 का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, अब देखो ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्टेड है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल विद द फ्लो जा रहा है। क्या कह रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या जाएगा, प्लस चार्ज जाएगा, कितने का, +2 का। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से आया +2, और यहाँ पे इसलिए इस पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आया +5 का। ठीक है, अब निकालो x वाले मेथड से x, जिसको समस्या थी और कोई तरीका है, चलो हम रूल्स से चले जाते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। ऑक्साइड हमेशा -2, हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, मतलब नॉन मेटल से कनेक्टेड है, इसलिए हाइड्रोजन पे आएगा +1। सो हियर x मतलब +1 + x -6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +5। आ गया, अभी तकलीफ है, अभी तकलीफ है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। IIT बॉम्बे तुम्हें क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? क्रिश, बिना स्ट्रक्चर के ऐसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन तब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इज विदाउट फेल। देखिए रूल्स की लिमिटेशन है, स्ट्रक्चर की कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं आपको स्ट्रक्चर से सबसे रूल से सारी चीजें सिखा ही रही हूँ। रूल से सिखाने में इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले रूल्स बताया, मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया पहले, मैंने इसीलिए आपको रूल्स बताया। ठीक है, नहीं अभी एक्सेप्शन जैसे ऐसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ इस क्लास को ओवर जान दो, फिर अपन किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। दिव्यायन, क्या नहीं है, क्या चीज नहीं है? ठीक है, चलो रूल से आ गया ना आपको। चलो अब जल्दी से आप आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट केस KI3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। KI3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन, अच्छा डाउट नहीं है, ओके, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। KI3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इसी तरह Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखिए आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें सिखानी है, इसलिए मैं अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स ले रही हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते चले जाएं कि क्या क्या बातें हमको ध्यान रखनी है, किस किस जगह पे क्या क्या हो सकता है। आपकी थॉट प्रोसेस को तो आगे बढ़ाना है ना। देखिए KI के केस में कितना निकला आपका आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी से बताओ। -1/3, करेक्ट, -1/3। सो ऐसे केसेस में अब पहले तो हम समझे KI3 क्या है। KI प्लस आयोडीन का ये मिलके बनाता है KI3। ठीक है, ये दोनों मिलके बनाते हैं KI3। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। क्यों? एलिमेंट्री स्टेट में है। इस वाले केस में पोटेशियम आयोडाइड वाले जो कनेक्टेड आयोडीन है, इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। ठीक है, अब टोटल एवरेज, ये कहते हैं इसको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। सो टोटल -1 है, और ये -1 का ऑक्सीडेशन नंबर तीनों में बांट दें। KI3 में कितने आयंस हैं? 3, तो -1/3। इसी तरह अब देखो Fe3O4 में आयरन पे निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। Fe3O4 में आयरन पे निकालो ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से। हाँ वेरी गुड, +8/3 तो आयरन पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखा +8/3 आ रहा है। आप देखो -2 और ये 3x मान लेते हैं इसको। तो अगर हम ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा 4 2 8, 3x -8 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -8/3। ठीक है, अब अगर हम इसको समझ के करें, हम पहले जान लें कि Fe3O4 क्या है। ये एक मिक्सचर है Fe2O3 प्लस FeO। अब आपके दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए कि ये फ्रैक्शनल क्यों आया, यहाँ पे भी फ्रैक्शनल क्यों आया।
फ्रैक्शनल का मतलब है कि यहाँ पे दो तरह के ऑक्साइड्स का, दो तरह के कंपाउंड्स का मिक्सचर है जिसके अंदर दोनों में कॉमनली आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, ऊपर आयोडीन प्रेजेंट था। तो अब ऐसे केस में ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रहा है ये हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको लगता होगा कि फ्रैक्शनल कैसे आ सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल का मतलब सिर्फ यही है कि दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स के कंपाउंड के अंदर वो सेम एलिमेंट प्रेजेंट है और हम टोटल उस एलिमेंट को देख रहे हैं, तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको फ्रैक्शनल नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पे क्या आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी बताओ। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है 2x - 6 = 0, सो x = 6/2 दैट इज +3, ठीक है। तो +5 टोटल एटम्स कितने हैं 3। कुछ गलती करी है, क्या गलती करी है, ऐड करने में गलती करी है। x = +3, सो +3 वाले कितने एटम्स हैं 2 और +2 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कितने एटम्स हैं 1, ठीक है। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना है +3 × 2 +2 × 1 बाय टोटल इज 3। तो यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 6 + 2 8, 8/3 आ गया। तो आपका काम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से भी चल जाएगा। आपको ये समझ आया मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है, यहाँ पे दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर है, FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है, Fe3O4। इनके अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर वाले आयरन प्रेजेंट हैं, पर हमको क्या दिया गया ये मिक्सचर और आपसे कहा गया कि आयरन पे निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर। सो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है इन दोनों ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका एवरेज दिख रहा है, क्योंकि ये ऑक्साइड एक मिक्सचर है तो हमको इनका एवरेज दिख रहा है। तो हमने सिंपली क्या किया है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर उसको कंपाउंड को समझ के अगर हम करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जितने एटम्स इसमें प्रेजेंट है, और हमने फिर उनका एवरेज निकाल लिया, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से। तो आप देखेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से भी यही आ रहा है और यहां से भी यही आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको आगे समझ में आएगा कि मैं इतनी बात क्यों कर रही हूं आपसे, ठीक है। क्या दिव्यांग क्या नहीं समझा? ये आयरन वाला कोई बात नहीं, फिर समझा देते हैं। आयरन वाला मिक्सचर वाला बताओ, आयरन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इन कंपाउंड्स में? Fe3O4 क्या नाम है इसका? ये क्या है? ये मैग्नेटिक ऑक्साइड है। मैग्नेटिक ऑक्साइड इज अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3, ठीक है। FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है। FeO के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 एंड Fe2O3 के अंदर है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब मुझे ये बताओ, अब जब हमने इनको मिक्स करके हम एक साथ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो ये मिक्सचर है Fe3O4, हमको मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 मिलती है विच इज अ मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड ट्राइफेरिक ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है ये, करेक्ट। अब अगर हमें इनके मिक्सचर्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मिक्सचर में हमसे टोटल क्या पूछा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है आयरन का निकाल दो भाई, तो एवरेज ही तो मिलेगा, एवरेज ही तो मिलेगा। सो हम बस यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, और फिर उनके नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से हम एवरेज कैसे निकालते हैं? +3 वाले 2 एटम्स हैं, +2 वाला 1 एटम है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने एटम है, ठीक है, हमने ऐसे करके निकाला। तब भी वही सेम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है जो हमारा एक्स या रूल्स वाले मेथड से आ रहा था, ठीक है। ये रूल्स वायलेट कब होते हैं वो समझना है हमें, इसलिए पहले हमको अलग अलग तरीके से जो ऑक्सीडेशन नंबर्स निकल रहे हैं, अलग अलग टाइप के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स निकल रहे हैं, उनके अंदर क्या कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है वो आपको पता होना जरूरी है। जैसे हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में बात करी, अब हमने यहाँ पे हमने किसकी बात करी? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करी है, ठीक है।
हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही दिव्यायन। जब फ्रैक्शनल आ रहा है, फ्रैक्शनल का मतलब ही है कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है। देखिए यहाँ पे आईआईटी तक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स पे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर्स पे। सो ये वो पॉइंट है जहां पे कोई बात नहीं, अगर आपको देर लग रही है समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप बहुत छोटे हैं, ठीक है, आप जितना समझ रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन। अब आप देखो यहाँ पे आपसे अगर अगर आपसे मैंने ये वाला पोर्शन क्यों समझाया, मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो Fe3O4 है, इसके अंदर आयरन के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स, कितने टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं इसके अंदर, कितने टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर वाले एटम्स हैं, या आपसे ये पूछ लिया जाए +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कितने एटम्स प्रेजेंट हैं 1 मोल में, ठीक है, तो आपको वो कैलकुलेट करना आना चाहिए कि +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि एक बार किसी और बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर पूछा गया था कि दो सल्फर के एटम्स के अंदर उनका डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आपको यहाँ पे इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और फिर इनका डिफरेंस निकाल के आपको, जब आप एवरेज निकाल पा रहे हैं तो आप जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे से पढ़ते जाएंगे आपको नई नई ऑक्साइड्स मिलती चली जाएंगी, आपको ये बातें समझ में आती चली जाएंगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते आएंगी, ऐसा नहीं होता आप पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इन चीज़ों से। तो ऐसा होता है शुरुआत में कि हमें कैसे पता चलेगा, रीडिंग से पता चलेगा। आप टेक्स्ट रीड करिए, आप बुक्स रीड करिए, ठीक है, और बुक्स मैंने आपको कई बार बता दी हैं, आप अच्छे से बुक्स रीड करिए, आप एनसीईआरटी रीड करिए। -8/3 लिख दिया है कहाँ पे, अच्छा ये सॉरी सॉरी +8/3 है, यहाँ प्लस लिखा है, हाँ +8/3 है, नॉट माइनस, और वैसे भी मेटल है। थैंक यू सो मच दिव्यांश। श्रेयांश सॉल्विंग के लिए मैंने आपको बताया, आप आरसी मुखर्जी ले सकते हैं, आप वो ले सकते हैं, नरेंद्र अवस्थी ले सकते हैं, आप पी बहादुर ले सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, आप कोई सी भी किताब ले लीजिए, ठीक है। अब मैं 2 मिनट पानी पी लूँ, तब तक आपको काम दूँ। चलो आप जब तक निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, चलो आप निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, आप निकालो। ठीक है, चलो इन पे निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखा है, एनसीईआरटी का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ूं, 11th का बिल्कुल पढ़िए, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ अपन रीडॉक्स पढ़ रहे हैं ना, आप रीडॉक्स के लिए रीड करिए वहां से, ठीक है, आप रीडॉक्स रीड करिए वहां से, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं बेटा अभी इस साल तो नहीं है, अगले साल से मिल जाएगा, है ना, इस साल तो नहीं है। किसका किसका -6 किसका निकाला है तुमने, चलो मैंने नाइट्रोजन का बोला था, शायद क्लोरीन का नहीं बोला था।
8th वाला बाद में करना, पहले 6th 7th और 9th कर लो। चलो मैं आपकी यहाँ थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। ये है NO+ और Cl-। अब निकालो, अब कैलकुलेट करो। अब बन गया स्ट्रक्चर। कितना आ रहा है नाइट्रोजन का? दिव्यांग नाइट्रोजन का गलत आ रहा है, वेदांत नाइट्रोजन का गलत आ रहा है फर्स्ट कंपाउंड के अंदर। अब नहीं गलती होनी चाहिए आपसे, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, अब गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। देखिए नाइट्रोजन का कैलकुलेट करिए। करेक्ट दिव्यायन, +1 होगा। किसकी वजह से? अच्छा क्या निकाला था प्लस? ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, आपके आंसर सही थे, आई एम सॉरी, मैंने एक ही पार्ट देखा उसका। ठीक है चलो, अब यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन की बॉन्ड तोड़िए। नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड तोड़ेंगे क्लोरीन से तो आएगा इस पे चार्ज +1 का चार्ज, क्या सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर इसका ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों बॉन्ड्स तोड़ेंगे आएगा +2, तो टोटल आ गया +3। टोटल क्या आ गया? +3। ठीक है, टोटल आ गया इस पे +3। अब ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर से, हाँ मैं अभी आपको जो बात समझा रही थी पीछे सल्फेट के कॉन्टेक्स्ट में, अब आप देखो NO+ है ना, NO+ है ना, तो अब इसके अंदर आपको हर एक इंडिविजुअल का निकालने की, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ सीधे इसको X मानो और ऑक्सीजन -2, इसको आप X -2 = +1, सो X = +3। डायरेक्ट यहाँ से आयंस को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको कंपाउंड दिया जाए सोडियम सल्फेट, है ना, अब आपसे कहा जाए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो आपको सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि सल्फेट आयन क्या होता है, तो सल्फेट आयन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही सोडियम सल्फेट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सल्फर को मानो X और ऑक्सीजन को मानो -2, मानो क्या मतलब रूल से, सो ये आ जाएगा आपका X = +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली आप उसके चार्ज से, जो ऐसे पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं उनके केस में उस स्ट्रक्चर को बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, और आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आप ऐसे करके निकाल सकते हो। और इसी का रिवर्स अगर जैसे आपके पास CrSO4 है, अब आपको नहीं पता यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, आपको ये पता है इसने क्या कर रखा है, इसने यहाँ पे SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस मान लीजिए ये है। आपको नहीं पता यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सल्फेट का डायरेक्टली, अब आपको हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्टली सल्फेट की, मतलब इट इज जस्ट अ ट्रिक। आप इसको थोड़ा सा, कोई भी ऐसा चीज हो जहाँ पे आप फास्ट ट्रैक करना चाहते हो वहां पे ऐसा कर सकते हो, सब जगह मत लगा लेना अगर इंडिविजुअली सल्फर का पूछा है दैट केस। ठीक है,
यहाँ पे आप इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर -2 ले सकते हो और उससे फिर आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे इस आयन का आ रहा है -2 और सल्फर पे क्या होगा, क्रिस क्रॉस वैलेंसी से उठा के मल्टीप्लाई करके यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो बता दिया जुगाड़। अब आ जाओ असली मुद्दे पे। ओके, नेक्स्ट वन, इसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए। पहले वाले में आपका +3 आ गया था, दूसरे का NOClO4 के अंदर +1 आ रहा है। चलो अब यहाँ इसी के अंदर आप क्लोरीन पर भी कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे, क्लोरीन पे भी करके दिखाओ कैलकुलेट, क्लोरीन पे भी निकालो। आपने नाइट्रोजन ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन पे निकाल लिया, क्लोरीन पे निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको ClO4 पता होना चाहिए क्या होता है, क्या होता है, क्या नाम है इस आयन का, एनीबडी नोज, एनीबडी नोज इस आयन का नाम क्या है, ClO4 माइनस आयन का नाम क्या है, किसी को पता है? इस आयन का नाम है परक्लोरेट आयन। क्या नाम है इसका, परक्लोरेट आयन। ठीक है, क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो ClO4 माइनस क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन -1। ठीक है, चार्ज आ रहा है -1 का। चलिए अब इस पे निकालिए आप, इस पे कैलकुलेट करिए आप ऑक्सीडेशन नंबर ClO4। इसको थोड़ा अब ये क्या हुआ भाई, अरे ये क्या हुआ, गायब कहाँ हो गया, अरे व्हाट्स हैपनिंग, अरे यार व्हाट्स हैपनिंग, विंडो, अरे यार, अच्छा ये एक स्लाइड ब्लैंक स्लाइड आ गई है। हम्म हम्म हो गया आपका ClO4 में क्लोरीन पे यहाँ कुछ एरर हो गई, ये पेज गायब हो गया तो इस वजह से I'll have to clean this. क्या ओके ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ClO4, जल्दी से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए।
क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखिए सीधे सीधे दिख रहा है, 2 बॉन्ड इधर से, 2 बॉन्ड इधर से, 2 बॉन्ड इधर से, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड टूटे, इस पे आया +6, ये वाले ऑक्सीजन से एक बॉन्ड टूटेगा तो आ जाएगा +7। सो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आ गया है +7। ठीक है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे आ गया है +7, राइट। नेक्स्ट, अब इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। अब यहाँ पे जो आयन है ये है N3-1, दिस इज नोन एज अजाइड आयन। दिस इज नोन एज अजाइड आयन, ऑफन कंफ्यूज्ड विद N-3। नाइट्राइड आयन नहीं है, ये अजाइड आयन है। ठीक है, दिस इज अजाइड आयन N3-1, 3 नाइट्रोजन एटम्स कनेक्टेड हैं और उसके ऊपर एक -1 का चार्ज है, दिस इज नोन एज अजाइड आयन। अब नाइट्रोजन पे यहाँ पे आप निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर, ये मिक्सचर नहीं है किसी भी चीज का, दिस इज कॉल्ड एज अजाइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा नाइट्रोजन पे, दिस इज अ डिफरेंट केस। यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन पे, दिस विल बी -1/3। ठीक है, क्या आएगा -1/3 on each nitrogen atom, नाइट्रोजन एटम, इस पे आ जाएगा -1/3। ठीक है, चलिए अब इस वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं। आपको दिया था मैंने ये वाला स्ट्रक्चर Na2S4O6। Na2S4O6, इस स्ट्रक्चर को चलिए इस स्ट्रक्चर को बनाइए, इसका एक बार स्ट्रक्चर बनाइए आप। अरे भाई ये क्या हुआ, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कैरी ऑन करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या है ये 9th वाला 8th वाला, नाइन्थ ऑन लास्ट पेज है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। किस में नहीं समझ में आया वैभव, किस चीज में समझ में नहीं आया? पिछले पेज पे कौन सा वाला नहीं समझ में आया? ये वाला, नाम लिख के बताओ क्या नहीं समझ में आया। ये वाली स्लाइड पे कुछ गड़बड़ हो गई, वो शायद उस वजह से नहीं समझ में आया। 9th वाला नहीं समझ में आया। ओके, 9th वाला स्ट्रक्चर था, 9th वाला कंपाउंड है अपना N3H। अब इसके अंदर एक आयन होता है, दिस इज एन आयन नोन एज अजाइड आयन N3-1। ठीक है, ये एक आयन होता है, इस आयन का नाम है अजाइड आयन। इसका स्ट्रक्चर देख लो, शायद समझ में आ जाए तुमको। N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, 3 नाइट्रोजन आपस में कनेक्टेड हैं और एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, राइट। ठीक है, अभी समझ आ रहा है? ठीक है, सो दिस इज अजाइड आयन और इसमें यहाँ पे माइनस और इस पे प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब आप माइनस और प्लस चार्ज को हम यूं देख सकते हैं कि भाई एक आप यहाँ पे बस इतना समझो, अजाइड आयन क्या होता है। अजाइड आयन एक नई चीज मैंने आपको इंट्रोड्यूस करी, जो शायद आपने, मुझे लगता है आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, इसलिए आपका यहाँ ध्यान ले जाना चाहती हूँ अजाइड आयन की तरफ। ठीक है, अजाइड आयन शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा, सो इसीलिए ये आपके सामने आपको एक चीज इंट्रोड्यूस हो जाए N3H, तो यहाँ पे आप इसको नाइट्राइड आयन समझने की गलती ना करें, सिर्फ इसलिए, या आप ये ना सोचने लग जाए कि फॉर्मूला गलत लिखा है, कुछ मिसप्रिंट हो गया है। नो, दिस इज अजाइड आयन, ये आपको यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस किया है, अभी तक आपने ये नहीं देखा होगा, आई एम श्योर, राइट। सो दिस इज अजाइड आयन
और अजाइड आयन का मतलब होता है 3 नाइट्रोजन आपस में कनेक्टेड है और तीनों ने मिलके उनके ऊपर एक -1 का चार्ज है। जैसे आपने कोई सा भी, जैसे कि आपने परऑक्साइड आयन देखा था, ठीक है, परऑक्साइड आयन पे क्या चार्ज था, 2 ऑक्सीजन एटम पे मिलके -2 का चार्ज था, ठीक है। उसी तरह अजाइड आयन है जिसमें 3 नाइट्रोजन एटम्स पे मिलके एक -1 का चार्ज है। अब आपसे सवाल यह है, कहा गया है ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आप एक सिंगल एटम का निकालते हैं ना, तो 3 पे -1 का चार्ज है, तो बताओ 1 पे कितना चार्ज हुआ ऑक्सीडेशन। क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालना है तो 3 पे -1 का चार्ज है, 3 एटम्स पे -1 का चार्ज है, तो बताओ एक एटम पे कितना चार्ज हुआ, -1/3 का हुआ कि नहीं हुआ। यही किया था हमने पीछे। बोलो समझ आया कि नहीं आया, अब बताओ समझ आया कि नहीं आया। देखो नई चीजें हैं, डिफिकल्टी होगी समझने में थोड़ा सा, कोई बात नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि आप लोग अभी मतलब ये मैंने बहुत आपको थोड़ा सा ऊपर का बता दिया काफ़ी, ठीक है, बट आपके सामने से नज़रों से हर चीज़ गुजर जाए, ऐसा नहीं हो कि आपको कोई चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हो, कि आप उसको मिसप्रिंट समझने की गलती ना करें, ठीक है। बोलो बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ा जाए। बंटी ये वैभव, टेंथ स्ट्रक्चर की तरफ भी बढ़ते हैं हम। Na2S2O3। एक बार स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए, एक बार स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए। चलिए आज हम क्लास एंड अप करते हैं। आप ये 2 स्ट्रक्चर्स ट्राई करिएगा, 8th नंबर का स्ट्रक्चर और 10th नंबर का स्ट्रक्चर ट्राई करिएगा और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम अगली क्लास में कैरी ऑन करेंगे और अगली क्लास में हम इस पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि कुछ रेंजेस की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के रेंजेस की बात करेंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ठीक है नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है कि नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके जो ये रूल्स अपन ने पढ़े उनकी लिमिटेशंस आ जाएगी, ठीक है। आप इस लेक्चर को दोबारा बार बार करके देखिएगा ताकि आपको जहाँ पे जो जो चीज़ नहीं समझ में आई है उसकी क्लैरिटी हो जाए। स्ट्रक्चर्स बनाने आपको थोड़ा समय लगेगा आने में, लेकिन रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं, उनसे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, राइट। चलिए थैंक यू सो मच। मैं इस वीडियो में कुछ आपको क्वेश्चंस डाल देती हूँ, और या आप इन्हीं जितने भी हमने स्ट्रक्चर्स करे, अभी हमने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स करे हैं, सो इन स्ट्रक्चर्स के ऑक्सीडेशन नंबर आप दोबारा से खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।